हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का अकाउंटेंसी का लेसन 9 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के पार्ट 1 को कवर करेंगे और ये इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डेबिट और क्रेडिट के नियम के बारे में उसका इंट्रोडक्शन समझेंगे और साथ ही साथ उनके जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो भी समझेंगे। और आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए और आप लोग जितने भी मेरे चैनल पर इस चैनल पर आने वाले वीडियो है अकाउंटेंसी का, वो आप लोग देखते रहिए ताकि आप लोग के लिए फ्रूटफुल साबित हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझको सपोर्ट कीजिएगा मेरे इस हार्डवर्क एंड डेडिकेशन को। तो थैंक यू सो मच। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो फर्स्ट में हम लोग इसका पढ़ेंगे भूमिका, इंट्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि लेखांकन वित्तीय लेन देनों एवं घटनाओं का लेखा करने, वर्गीकरण करने, सारांश बनाने एवं परिणामों को निष्कर्ष निकालने की कला है। इनकी लेखांकन का कहने का मतलब कि अकाउंटेंसी। कोई आपसे पूछे अकाउंटेंसी किसे कहते हैं, तो अकाउंटेंसी हम उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत हम लोग वित्तीय यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनकी रिकॉर्ड रखते हैं, प्लस उनके फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं होती हैं, इवेंट होते हैं, उनका हम लोग लेखा रखते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, उनका सारांश तैयार करते हैं, उनका संक्षिप्त टिप्पणी रखते हैं और साथ ही उनका परिणामों का निष्कर्ष निकालने की कला है। ठीक है, तो लेखांकन हम उसी कहते हैं। लेखांकन एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जो व्यावसायिक क्रियाएं हैं और जितने भी वित्तीय लेनदेन होते हैं, चाहे वो व्यावसायिक हो या गैर व्यावसायिक हो, जितने भी वित्तीय लेनदेन होते हैं और जितने वित्त संबंधित घटनाएं होती है, जितने भी वित्तीय लेनदेन होते हैं, जितनी भी वित्त संबंधित घटनाएं होती है, वो सभी को वर्गीकरण किया जाता है, उनका लेखा तैयार किया था, उनका सारांश तैयार किया था, साथ ही साथ उनका निष्कर्ष निकाला था। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, लेखांकन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी का ये आप लोग का डेफिनेशन था। आई होप आप लोग को अकाउंटेंसी का डिफिनेशन समझ में आ चुका होगा, अंडरस्टूड हो चुका होगा। हम जानते हैं कि प्रत्येक लेनदेन के दो पहलू होता है। हम लोग पहले से जानते हैं कि हाँ, प्रत्येक जितने भी लेनदेन होते हैं, तो प्रत्येक लेनदेन के एवरी ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? फर्स्ट है देने वाला पहलू, गिव एस्पेक्ट या लाभ देने वाला पहलू, गिविंग द बेनिफिट एक्सपेक्ट, एंड तथा लेने वाला पहलू, टेक एस्पेक्ट या लाभ प्राप्त करने वाला पहलू, रिसीविंग द बेनिफिट्स एक्सेप्ट। ठीक है, तो दो, एक होता है देने वाला और एक होता है लेने वाला। ठीक है, दो पहलू होते हैं, याद रखिएगा। दोहरा लेखा, इसी कारण हम लोग का जो अकाउंटेंसी है उसी को हम लोग दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं, अर्थात डबल एंट्री सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें द्विपक्षीय लेनदेन होते हैं। ठीक है, दो पक्ष होते हैं, इसी कारण इसको हम लोग दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक व्यवसायिक लेनदेन से दो खाते प्रभावित होते हैं। ठीक है, और कम से कम दो खातों के इसका लेखा किया जाता है। ठीक है, दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत व्यवसायिक जब लेन देन होता है तो उनको दो खातों पर इफेक्ट पड़ता है। कौन कौन से? एक होता है लेने वाला पक्ष और एक होता है देने वाला पक्ष। लेन देन का लेखा करने के लिए एक खाते को डेबिट और दूसरे खाते को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, एक खाते को डेबिट और दूसरे खाते को क्रेडिट किया जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक डेबिट के लिए समतुल्य क्रेडिट की ओर और क्रेडिट के लिए समतुल्य डेबिट की ओर, इनकी जितना अमाउंट रहेगा डेबिट का उतना ही अमाउंट रहेगा क्रेडिट का, और जितना क्रेडिट का रहेगा उतना ही अमाउंट रहेगा डेबिट का। दोनों जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। एवरी डेबिट हैज एन इक्वल क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज एन इक्वल डेबिट। यह भी ध्यान देने योग्य है कि पुस्तकों में लेनदेन का लेखा डेबिट तथा क्रेडिट के नियमों, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के आधार पर किया जाता है। यानी कि जो हम लोग पुस्तक, यानी कि जो हम लोग कॉपी में नोट करेंगे, ये जनरल एंट्री पास करेंगे, लेजर पास आउट करेंगे, फिर से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और फिर से फाइनेंशियल अकाउंट बनाएंगे, तो उसमें रूल्स एंड डेबिट और क्रेडिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप लोग डेबिट और क्रेडिट रूल जरूर सीखिएगा, और ये इसका अकाउंटेंसी का बेसिक रूल है, बहुत ही गोल्डन रूल है। तो आप लोग जरूर इसको सीखिएगा ताकि आप लोग बहुत हेल्प करेगा अकाउंटेंसी को कवर करने में। अतः इस अध्याय में हम डेबिट क्रेडिट के नियमों की विवेचना करेंगे और अध्ययन करेंगे। चलिए समझते हैं आगे। तो फर्स्ट है हम लोग का अकाउंट, खाता कहाँ से? मीनिंग ऑफ अकाउंट, किसी व्यक्ति, संस्था अथवा वस्तु से संबंध रखने वाले सभी व्यावसायिक लेनदेनों को का एक स्थान पर संक्षिप्त और व्यवस्थित अभिलेख खाता कहलाता है। कहने का मतलब है खाता जो है वो किसी के भी व्यक्ति का हो सकता है, किसी भी संस्था का हो सकता है, किसी भी वस्तु का हो सकता है, और फिर से जितने भी व्यावसायिक लेनदेन होते हैं ना, उन सबका संक्षिप्त निरूपण, संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है, संक्षिप्त अभिलेख है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? खाता कहते हैं। जो कि मतलब डिटेल में नहीं, मतलब शॉर्टकट में। ठीक है, शॉर्टकट में विवरण रखता हो, शॉर्टकट में स्टेटमेंट अपना रखता है, उसी को हम लोग कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंट। फिर कह रहे हैं कि एन अकाउंट इज अ समराइज्ड एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन ऑन आइटम और थिंग एट वन प्लेस।
खाता एक विशिष्ट मत के संदर्भ में होने वाले सभी प्रयत्नों को एक औपचारिक अभिलेख, औपचारिक यानी कि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया जाता है, इसमें कुछ भी चेंजेस लाया जाता है तो उसको मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए गाइडलाइंस प्रोवाइड किए तो उनके अकॉर्डिंग इसमें की जाती है, ठीक है। इसलिए इसको औपचारिक अभिलेख भी कहा जाता है खाता को। खाते में किसी एक मद से संबंधित सभी लेनदेनों को समुचित विवरण होता है, ठीक है। खाते में किसी एक मद संबंधित जाहिर लेखांकन प्रत्येक व्यक्ति, संस्था, संपत्ति, दायित्व, पूंजी, आय या एवं व्यय अलग अलग खाता रखा जाता है, यानी कि जितने भी पर्सन होते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट, संस्था होता है, फिर संपत्ति, एसेट हो गया, लाइबिलिटीज हो गया, कैपिटल हो गया, इनकम हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, सभी का डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट होता है अपना अपना, ठीक है। उदाहरण के लिए राम से संबंधित सभी लेन देन को राम के खाते में संक्षेप में लिखा जाएगा। कहने का मतलब है कि हम एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि जैसे राम से मतलब उसका कोई लेन देन हुआ, ठीक है, उसने कोई परचेस किया सामान या उसने कुछ सेल किया तो उसका जो मतलब उसका अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो उसको हम राम के खाते में नोट करेंगे, ठीक है। और जो रोकड़ संबंधी खाता है उसको हम लोग कैश अकाउंट में लिखेंगे, उसमें नोट करेंगे। तो नोट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक इम्पॉर्टेंट ये है नोट है कि अकाउंट्स को संक्षिप्त रूप में अकाउंट या एसी लिखने का प्रचलन है, ठीक है। जब आप लोग बनाइएगा ना जनरल एंट्री तो लास्ट में आप लोग एसी जरूर लिखिएगा। खाते से अभिप्राय बैंक या बिल्डिंग सोसाइटी द्वारा रखे जाने वाले खातों से भी है जिनमें जमाकर्ताओं की राशि जमा रखी जाती है, जैसे कि चालू खाता, ठीक है। खाता से अभिप्राय बैंक, देखिए खाता से एक और अभिप्राय भी निकलता है, ठीक है। कहने का मतलब कि बैंक या बिल्डिंग सोसाइटी द्वारा जाने वाले खातों से भी है जिनमें जो जमा करता है पैसा बैंक में जाकर उसको हम बोलते हैं जमा करता, ठीक है। जैसे तो जमा रखी जाती है, जैसे कि चालू खाता हो गया, करंट अकाउंट, ठीक है। मुद्रा खाता, सेविंग अकाउंट, मियादी खाता या सह-अवधि जमा खाता होता है फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। मियादी खाता या सह-अवधि जमा यानी कि पूरे समय के लिए, मतलब एक ऐसा समय जिसमें वो कभी उसमें परिवर्तन, मतलब वो बीच में निकालेगा नहीं, मतलब हमसे उतने समय के लिए फिक्स्ड कर दिया, ठीक है। उसी को होता है सह अवधि खाता, जमा खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एक्सेट्रा। प्रत्येक खाते के दो पक्ष या दो पहलू एसेट होते हैं। बाईं ओर वाले भाग को ऋणी भाग, डेबिट साइड कहते हैं, ठीक है। और दाईं ओर वाले भाग को धनी भाग या क्रेडिट साइड कहलाता है। तो साधारणतः खाता टी फॉर्म में होता है, ठीक है। खाता जो होता है ना वो टी फॉर्मेट में होता है, टी फॉर्मेट में, ठीक है। टी आपको ना टी जैसा दिखाई देगा, उसका जो शेप है ना वो टी जैसा दिखाई देगा। देखिए ये खाता का प्रारूप है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ऐसे करके ऐसे है और ये बीच में ऐसे, ठीक है। ये देखिए टी टाइप का दिख रहा है आपको, इस डायग्राम में मैंने शो किया है वीडियो के दौरान, तो आप लोग को दिख रहा है ऐसे टी टाइप का, इसी मतलब टी रूप में होता है खाता, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग कैश अकाउंट। यहाँ पर डेट लिखा था, यहाँ पार्टिकुलर्स, फिर से अमाउंट, फिर से यहाँ डेट, फिर से पार्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट, ठीक है। तो मेरा जो हाथ जो है मेरा ये है मेरा राइट हैंड, तो यहाँ हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है, दायां हाथ। और फिर इधर बायां हाथ तरफ हो जाएगा मेरा डेबिट, ठीक है। ऋणी भाग है और ये धनी भाग है, ठीक है। ये आपका डेबिट साइड हो गया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक क्रेडिट साइड हो गया। उसके बाद खातों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। खातों का वर्गीकरण कैसे हम लोग करेंगे आइए देखते हैं। खातों के कई प्रकार होते हैं, ठीक है। खाता बहुत सारे प्रकार का होता है, डिफरेंट डिफरेंट मतलब प्रकार होते हैं। इनका वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, ठीक है। फिर भी इनका वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। परंपरागत वर्गीकरण, देखिए मैंने इसमें फ्लो चार्ट को मेंशन किया हमेशा से इंपॉर्टेंट देते हुए, क्योंकि फ्लो चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है खासकर बिजनेस स्टडीज़ के सब्जेक्ट में। तो मैं हमेशा आप लोग को इस चैनल पर बिजनेस स्टडीज़ के हर एक चैप्टर का हर एक वीडियो प्रोवाइड है, और प्लस में हर एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबका वीडियो मैं अपलोड कर रखी हूँ। तो आप लोग को अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आप लोग देख सकते हैं जाकर, ठीक है। तो अब मैं अकाउंट्स का बना रही हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो खाता का जो प्रकार है वो दो भागों में बटा गया है। फर्स्ट है परंपरागत वर्गीकरण, सेकेंड है आधुनिक वर्गीकरण। फर्स्ट है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और सेकेंड है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। यहाँ ट्रेडिशनल नहीं हुआ, ठीक है, गलती से लिखा गया, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। फिर से करें परंपरागत वर्गीकरण, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। परंपरागत आधार पर खातों को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया जाता है, यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे परंपरागत वर्गीकरण, ठीक है। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन को समझेंगे। परंपरागत आधार पर खातों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसी को हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ना है और इसी को हम लोग मतलब समझना है। तो फर्स्ट है व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। सेकंड है वास्तविक खाता, रियल अकाउंट। और थर्ड है नाममात्र या अवास्तविक खाता, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। ये 3 खाते होते हैं, ठीक है। और फिर से नाममात्र खाता को अवास्तविक खाते भी कहते हैं हम लोग, याद रखिएगा आप लोग। फिर नोट में वास्तविक खाता या एवं नाममात्र या अवास्तविक खातों को अव्यक्तिगत खाते, इम्पर्सनल अकाउंट भी कहा जाता है। इसको इम्पर्सनल अकाउंट कहने का मतलब है कि यह व्यक्ति से रिलेट नहीं करता, ठीक है। देखिए व्यक्तिगत खाते, इसका नाम ही है व्यक्तिगत खाता, यानी कि ये व्यक्ति से करता है। और वास्तविक खाते और अवास्तविक खाते ये दोनों जो है वो इम्पर्सनल अकाउंट भी कहा जा सकता है इनको, क्योंकि ये मतलब व्यक्ति से रिलेट नहीं करते हैं।
फिर है खातों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। फिर देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ व्यक्तिगत खाते हैं, फिर से अव्यक्तिगत खाते हैं, ठीक है। ये हो गया तो आपका व्यक्तिगत खाता, ये हो गया अव्यक्तिगत खाता यहाँ पर, ठीक है। मतलब ये वाला जो आपका व्यक्तिगत खाता, ये दोनों हो गया अव्यक्तिगत खाता। तो व्यक्तिगत खाते को पर्सनल अकाउंट, फिर से अव्यक्तिगत इम्पर्सनल अकाउंट। फिर देखो व्यक्तिगत खाते में आप लोगों को कौन कौन सा आता है, देखिए आप लोग मैंने आप लोग के लिए फ्लो चार्ट बना रखा था, आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए तो फर्स्ट में है प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, ठीक है। मतलब ये व्यक्तिगत खाता जिसमें सिर्फ व्यक्ति हो, ठीक है। व्यक्तिगत प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, फिर से कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, फिर से प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता, मतलब किसी न किसी रूप में वो व्यक्ति से रिलेट करता हो। तो फर्स्ट है प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सेकंड है कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। थर्ड है प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। इसका डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आने वाला वीडियो में मैं इसका डिटेल में एक्सप्लेन लेकर आऊंगी, और प्लस में इसका जो मीनिंग है, डेफिनेशन सब मैं बताऊंगी, आप लोगों को समझाऊंगी अच्छी तरह से, ठीक है। तो इस फिर अव्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आता है वास्तविक खाते और अवास्तविक खाते, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में आएगा आप लोग का मूर्त वास्तविक खाते, टेंजिबल रियल अकाउंट, ठीक है। मूर्त यानी कि जिसमें जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, और अमूर्त वास्तविक खाता जिसमें हमको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है, इंटेंजिबल रियल अकाउंट। तो इसका भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। और फिर से अवास्तविक खाते में के अंतर्गत आते हैं व्यय खाते, एक्सपेंसेस खाते, मतलब एक्सपेंसेस अकाउंट, और फिर से है आय खाते, इनकम अकाउंट। तो मतलब इसमें हम लोग रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं कितना मेरा लॉस हुआ, कितना मेरा इनकम आया, कितना गेन हुआ, ठीक है, इसके बारे में। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो, आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, मतलब अच्छे तरह समझ में आ चुका होगा। और अगर आप लोग को मेरा ये हैंड राइटिंग अच्छा लगा होगा, इतना अच्छा से मैंने सजा के लिखा, आप लोग को बहुत मेहनत लगती है सजा के लिखने में, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, और साथ ही साथ मेरे मुझको सपोर्ट कीजिएगा। और चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।